Audio Jungle। दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक देश के अहम मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दोस्तों पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह 15 फरवरी को एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पर अपना डिसीजन देते हुए ये कहा था कि चुनाव आयोग और स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आज तक जितनी भी खरीद फरोख्त हुई है उसका पूरा विवरण 3 सप्ताह के भीतर वो कोर्ट में जमा करें। इसके साथ ही उसकी एक प्रति चुनाव आयोग को भी दें ताकि वो अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में पूरी जानकारी दे सके। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ ले चलता हूं, जब इस चुनावी चंदे के बारे में स्थापना की गई थी। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि 2018 में तत्कालीन सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी चंदे की योजना को लागू करने की पहल की। इस मामले को लेकर आरबीआई के गवर्नर और कुछ अधिकारियों ने इस मामले में विरोध करते हुए ये कहा कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाएं, जो भी क्राइम आदि बढ़ने का जो आशंका है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मोदी सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इस योजना को लागू किया और 2018 के बाद से 2024 की जनवरी तक जितना भी चंदा आया है उसमें करीब 16,518 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को मिला है। दोस्तों जिस तरीके से इस चंदे का लगभग 90% पैसा चुनावी बॉन्ड के जरिए जिस पार्टी को मिला है वो सत्ताधारी दल बीजेपी है। इसका 10% ही जो अन्य दल हैं उसको उनका 10वां हिस्सा ही चंदे के रूप में मिला है। इस तरीके से साबित हो गया है कि किस तरीके से देश के अनेक उद्योगपतियों ने भर भर के चंदा बीजेपी को दिया है। और इसी बात की जानकारी के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिससे ये पूछा गया था कि हमारे देश की जो राजनीतिक दल हैं उनको जो चुनावी चंदे के रूप में राशि दी जाती है वो किस किस कंपनी का या किस किस उद्योगपति का कितना कितना पैसा उनको दिया जा रहा है। इस पर देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस बात की खिलाफत करते हुए कहा कि भारत की जनता को यानी भारतीय नागरिकों को ये अधिकार नहीं है कि वो राजनीतिक चंदे के बारे में ज़्यादा जानकारी करे। लेकिन इस मामले को लेकर संवैधानिक पीठ में, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि वो किस राजनीतिक दल में किस किस उद्योगपति का पैसा जा रहा है और क्यों जा रहा है, उसके बदले उस उद्योगपति को सरकारों से मिल क्या रहा है, इन सब की पूरी जानकारी नागरिक को होनी चाहिए। इस बात को लेकर काफ़ी 4 साल तक इस चुनावी चंदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से सुनवाई चल रही थी। लेकिन 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इस बात का फैसला किया कि ये चुनावी चंदा ही असंवैधानिक है और ये अवैध रूप से चंदा वसूली की जा रही थी और इसको रद्द किया जाता है। इस बात को लेकर देश की केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ना तो 15 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन ना तो देश के प्रधानमंत्री ने इस बारे में कोई अपनी टिप्पणी की है और ना ही देश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने की मंत्री ने इस पर कोई अपनी राय प्रकट की है। दोस्तों जिस तरीके से आजकल के जो चुनाव चल रहे हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च किया जाता है, उसकी कोई भी
कोई भी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी आंख कान नाक सभी बंद करके बैठा रहता है कि वो पार्टियों से पूछता नहीं है कि जब एक सांसद के चुनाव की लिमिट 95 लाख है तो ये दसियों करोड़ तक कैसे पहुंच जाता है, इसका खर्चा कैसे मेंटेन किया जाता है। ये देश के चुनाव आयोग को जानकारी रखनी चाहिए कि किस पार्टी का नेता इतना अंधाधुंध पैसा कहां से लगाया जा रहा है। दोस्तों, अफसोस की तो बात यह है कि चुनाव आयोग किस तरीके से सरकार से सवाल उठाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है चुनाव आयोग की नियुक्ति अब भारत सरकार अपने हाथ में लेती है। वो अपने खास अधिकारियों को चुनाव आयोग में भेजकर उनको अपने मन माफिक तरीके से चुनाव कराने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जो चुनाव कार्यक्रम होता है इतना लंबा चलता है कि 1.5-2 महीने तक चुनाव की करवाए जाते हैं ताकि वो अपने मन माफिक नेताओं और मंत्रियों को वहाँ पर प्रचार करा सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आयोग के आयुक्त हुआ करते थे टी.एन. शेषन जो कि अपने रूल्स और कायदे कानून को लेके बड़े सख्त थे। उनके समय में किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके बनाए नियम कायदे किसी तरीके से ओवर रूल्ड हो जाएं। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भी उंगली उठा दी तो प्रधानमंत्री की भी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने मुंह खोल सके। लेकिन आजकल के जो चुनाव आयुक्त हैं वो पीएमओ को किसी अफसर का फ़ोन आ जाता है तो वो वहाँ जाके नतमस्तक हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, वहाँ का सरकार का कोई मंत्री भी अगर चुनाव आयुक्त से बात करना के लिए बुलाता है तो वो हाथ पांव फूल जाते हैं उनके। ये है हाल आजकल के चुनाव आयुक्त का। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंदर सीधे सीधे कहा गया है कि इसमें आप धर्म और जाति विशेष का मुद्दा बनाकर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन पिछले कई चुनावों को आप उठा के देख लीजिए, इतनी धार्मिकता, इतनी आस्था की बातों के भाषणों द्वारा जो चुनाव प्रचार किया जाता है उस पर चुनाव आयोग आंख और कान दोनों बंद कर लेता है। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग पर देश की सरकार का पूरा प्रभाव रहता है। वो उनकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकते। वो अगर वो एक्शन लेते भी हैं तो सीधे एक्शन केवल विपक्षी दलों के नेताओं पर लेते हैं। सत्ताधारी दल के नेताओं के प्रति वो कभी भी कोई सख्त कदम नहीं उठाते हैं। जैसा कि पिछले विधानसभा चुनावों को देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, सब जगह सत्ताधारी दल के नेता चुनाव आयोग के बनाए हुए नियम कायदों का खुला उल्लंघन करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग इनकी तरफ से आंख और कान दोनों बंद रखता है। वो कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि जब पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव हुए तो विपक्षी दलों ने जो शिकायतें की उनके अनुसार करीब 15 लाख शिकायतें वहाँ पर चुनाव आयोग के पास पेंडिंग पड़ी हैं। लेकिन उन पे ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना कोई कार्रवाई होने के आसार दिख रहे हैं उनको। तो जो दिल्ली के एक सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं नरेंद्र मिश्र, उन्होंने एक अपील लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि जो हमारी शिकायतें हैं उस पे चुनाव आयोग ने कोई भी डिसीजन ना देते हुए भी प्रत्याशियों की जीत और हार का फैसला कर दिया। हमारी मांग है पहले उस शिकायतों का जो कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे पड़ी हैं उनका जब तक समाधान ना हो जाए, उनके जो पिछले चुनाव हुए हैं उनके प्रत्याशियों के जीत और हार को स्थगित किया जाए। दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि वो 3 हफ्ते के अंदर वो चुनावी चंदे का पूरा डिटेल कोर्ट के सामने पेश करें, लेकिन 3 सप्ताह बीतने को हैं
और उसके ठीक 48 घंटे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक है, वो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके पहुंच गया कि वो अभी इतनी जल्दी वो चुनावी चंदे का विवरण नहीं सौंप सकते हैं। उनके अनुसार उनको 4 महीने का समय और चाहिए। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई जो एसबीआई है वो सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट गई है कि ताकि जो चुनाव के करीब जनता के बीच में ये खुलासा ना हो जाए कि कौन सा उद्योगपति भाजपा को कितना कितना चंदा दे रहा है, ताकि उनको और चंदा मिलने के इशारे पर जो एसबीआई है वो ठीक 48 घंटे पहले, यानी निर्धारित अवधि के केवल 48 घंटे के पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और ये कहता है कि उसे 4.5 महीने का समय और चाहिए ताकि वो डिटेल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सके। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले ये सब जानकारियां जनता के बीच में आएं और उनका जो छवि है वो जनता के बीच में जाकर खराब हो जाए और उनको चुनावी नुकसान पैदा हो सकता है। और ये चाहते हैं कि 4 महीने बाद जब सरकार बन जाएगी तब इस रिपोर्ट के आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल सकता है। इस समय वर्तमान में अगर ये सब डिटेल या जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के जरिए वेबसाइट, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाते हैं तो इसका भारी नुकसान भाजपा को झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि आगामी आम चुनाव के दिन के दौरान भाजपा को राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। इस समय उनके 300 से अधिक भाजपा की सीटें लोकसभा में सदस्य हैं और अगर ये जानकारी जनता के बीच में आ जाती हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव भाजपा पे पड़ सकता है और उसको यही सब सोचकर मोदी शाह ये नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेट बैंक अपना चुनावी चंदे का विवरण दे सके और जनता के बीच कोई नकारात्मक प्रचार न पहुंच जाए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार एसबीआई के सहारे सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देने के बहाने 4 महीने का मोहलत मांग रहे हैं ताकि चुनाव तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।